हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका तहे दिल से प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हर एग्जाम में पूछ जाती है और दोहराई जाती है बार बार। ऐसी इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर मान लो भाई कोई आपसे सुनने भी लगा है, कोई भाई इंग्लिश का टीचर आपसे सुनने भी लगा है इडियम्स को, तो ऐसी है भाई जो बहुत आसान है, हर एग्जाम में पूछी जाती है और बार बार दोहराई जाती है हर एग्जाम में। ऐसी हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने वाले हैं। दोस्तों, मैं इडियम्स और फ्रेजेस के ऊपर 2 वीडियोस बना चुकी हूँ। दोनों वीडियोस के अंदर मैंने 20 सिखाई है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हो और आप 40 इडियम्स और फ्रेजेस को वहां पर आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। आज हम सीखने वाले हैं 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहले तो जान लेते दोस्तों कि जो इडियम्स और फ्रेजेस है उसका मतलब क्या होता है। देखो, आपने हिंदी ग्रामर में वो पढ़े मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? जिनका शाब्दिक मीनिंग उनके रियल मीनिंग से अलग हो। मतलब अभी समझाऊंगी। आपने हिंदी ग्रामर के अंदर भाई मुहावरे पढ़े, उनके अंदर क्या होता है, एक मुहावरा तो सबने पढ़ा होगा, काला अक्षर भैंस बराबर। तो यहाँ पर अगर हम इसका शाब्दिक मीनिंग निकाले, शाब्दिक मीनिंग का होता है शब्दों के कारण हम इसका क्या निकाले, मीनिंग निकाले। तो काला अक्षर भैंस बराबर के अंदर देखो, अगर हमने इसका शब्दों के अनुसार इसका मीनिंग निकाला, देखो भाई शब्द काला अक्षर भैंस बराबर, काला यानी कोई चीज काली होगी, अक्षर यानी कि अक्षर होंगे, भैंस यानी कि भाई कोई भैंस होगी, और बराबर का मतलब है कोई चीज बराबर होगी। लेकिन जब हमें इसका रियल मीनिंग पता चलेगा, हमने जो इसका शाब्दिक मीनिंग निकाला है, जब हमें इसका रियल मीनिंग पता चलेगा वो शाब्दिक मीनिंग से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसका रियल मीनिंग क्या है? इसका रियल मीनिंग है अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति जो हमने शाब्दिक मीनिंग निकाला था वो बिल्कुल अलग था ना। तो यही हमारे मुहावरे होते हैं। इन्हीं मुहावरों को हम इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, तो इडियम्स और फ्रेजेस एक प्रकार के मुहावरे की तरह है। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये यूज होते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस के अंदर। ये सेंटेंसेस का पार्ट होते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होते हैं? सेंटेंस का पार्ट होते हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ता है। ठीक है, तो हम 50 मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखने वाले हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्या है? टू बियर द ब्रेंट ऑफ। अब यहाँ पर भाई अब मैं आपको सीधा भी सिखा सकती हूँ भाई। टू बियर द ब्रेंट ऑफ हमारा एक मुहावरा है, इडियम है। इसकी हिंदी है सामने की चोट सहना। लेकिन तरीके सिखाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, रिपीट करोगे ना, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो मैं ध्यान से भाई मैं तो ध्यान से पढ़ाई रही हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, बिना ना का कुछ भी झपकाए ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो देखो बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब होता है सहना। ठीक है, अब यहाँ पर करंट का क्या मतलब होता है? हमने कहा भी बर्न। बर्न का मतलब क्या होता है? जलाना। मान लो हम कोई चीज जला रहे हैं और गलती से चोट लग गई हाथ पे, तो गलती से मान लो कोई चीज जलाने के कारण हमारा हाथ जल गया, तो उसका मतलब क्या है? चोट लग गई। फिर हम उस चोट को क्या कर रहे हैं? बियर कर रहे हैं, यानी कि सह रहे हैं। तो चोट सहना इडियम है ये। इसका अर्थ क्या होता है? चोट सहना। टू बियर द ब्रेंट का मतलब होता है चोट सहना। लेकिन वो चोट कैसी होगी? सामने की चोट होगी, यानी कि भाई सामने चोट मारे ना, उसे हम सहते हैं। सामने भाई हम किसी से झगड़ा कर रहे हैं, तो वहां पर भाई तलवार वलवार लग गई, कुछ भी लग गया, बंदूक लग गई, तो सामने की चोट होती है। सामने की चोट सहना को क्या बोलते हैं? टू बियर द ब्रेंट ऑफ। तो यहाँ पर ऐसे आप इसको याद कर सकते हो भाई, हम सह रहे हैं, हम कोई चीज जल गई है, चोट लगे, चोट को सह रहे हैं, तो इससे आपको याद आ जाएगा सामने की चोट सहना। ठीक है, आगे देखो, आगे है टू बी बोर्ड विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अब यहाँ पर भाई मान लो अगर आपको इस इडियम का मीनिंग नहीं पता होता, आप क्या निकालते? आप निकालते कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म चम्मच के साथ, चांदी की चम्मच के साथ उनके मुंह के अंदर हुआ था। लेकिन ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है, तो अटपटा है, मतलब व्यर्थ बातें की हमने। तो हमें इडियम्स की इसलिए जरूरत पड़ी है। ठीक है, ये वाक्य की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ अलग काम करते हैं, कुछ तीक्ष्ण यानी कि कुछ अच्छा काम करते हैं। ठीक है, शोभा बढ़ा देते सेंटेंस की। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हम जन्म ले रहे किसके साथ? एक चांदी की चम्मच के साथ, इन हिज माउथ, मुंह के अंदर। तो इसका मतलब है अगर ये कहीं भी आ रहा है, इसका अर्थ होता है बोर्न इन रिच फैमिली, यानी कि अमीर परिवार में पैदा होना। और यही इसका मतलब था, जवाहरलाल नेहरू जी अमीर परिवार में पैदा हुए थे। अब से याद कैसे करना है? देखो, चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए थे। दुनिया में सब पैदा होते हैं, भगवान देते हैं भाई सबको, भगवान हमें भेजते हैं। क्या हम चांदी की चम्मच के साथ आते हैं? हमारे हाथ में चांदी की चम्मच होती है? हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, बस हम पैदा हो जाते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता, कोई चांदी की चम्मच नहीं होती। लेकिन अगर कोई चांदी की चम्मच के साथ पैदा हो रहा है तो कितना भाग्यशाली है, यानी कि वो अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ठीक है,
आज तक कोई भी सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है? कोई भी नहीं हुआ। वो अलग बात है कि माँ बाप ने लाके हाथ में रख दी, ऐसा तो कोई करता नहीं। तो भगवान कभी किसी को ऐसे नहीं भेजता, लेकिन अगर किसी को भेज दिया तो भाई चम्मच है, कैसी ऐसी वैसी चम्मच नहीं, चांदी की चम्मच के साथ भेजा है, तो इसका मतलब है कि वो अमीर परिवार में पैदा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, आगे है टू ब्रेक विद अ पर्सन। अब देखो, ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। हमने तोड़ दिया विद अ पर्सन, पर्सन के साथ, यानी कि पर्सन हमारे साथ था, हमने ऐसे लड़ाई की और उसे क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो पर्सन को तोड़ना, पर्सन को हम कब तोड़ते? तोड़ना का मतलब है मारना पीटना। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को हम कब मारते पीटते हैं, कब उसे ब्रेक करते, कब उसे तोड़ते हैं? जब हमारा झगड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब है कि भाई टू क्वारल यानी कि लड़ाई करना। ठीक है, टू ब्रेक विद अ पर्सन, पर्सन को तोड़ना जैसे मारना पीटना। देखो भाई, व्यक्ति व्यक्ति को तोड़ दिया, मार पीट दिया। कब होता है ये केस? जब हम झगड़ा करते हैं, झगड़े में जब किसी व्यक्ति को मारते पीटते हैं, तो टू क्वारल में ऐसा केस होता है। ठीक है, आगे देखो, आपको रिपीट बाद में करने हैं, बाद में दोहराना जरूरी है। ठीक है, आगे देखो, आगे हमारा टू कॉल टू अकाउंट। अब यहाँ पर देखो, आपने आपके फोन में बार बार मैसेज आते होंगे, क्या आप पूछते हो कि मतलब आप कहते हो मैसेज करना, इसका मैसेज करना, इसका मैसेज करना? भाई व्हाट्सएप से आ गए, किसी और चीज से, किसी और चीज से आ गए, मैसेज फोन में आते रहते हैं। लेकिन भाई कहीं अकाउंट से आ गए, कहीं से भी आ गए, लेकिन अगर हम अकाउंट में कॉल कर रहे हैं, कॉल यानी भाई हमने कॉल कर दिया अकाउंट में, तो किस काम में करेंगे, किस काम के लिए करेंगे? हम कभी फोन से कोई चीज नहीं पूछते, वो तो अलग बात है भाई, गूगल से यूट्यूब से पूछते रहते हैं। लेकिन जब मैसेज आते रहते हम उन्हें पूछते थोड़ी ना है। लेकिन केस ऐसा होगा कि हमें पूछना पड़ गया, इसका मतलब क्या है? किसी बात को पूछना। हमने अकाउंट में, अकाउंट वही बैंक वैंक हो गए, उसमें कॉल किया, तो कॉल क्यों किया होगा? किसी बात को पूछने के लिए कॉल किया होगा ना। बताते तो अकाउंट वाले की ये हुआ है, आज ये हुआ है। हम तो हमेशा पूछते हैं उनसे, ज्यादातर तो पूछते हैं, वैसे बता भी देते हैं, लेकिन मोस्टली हम पूछते हैं। ठीक है, तो टू कॉल टू अकाउंट का मतलब है किसी बात को पूछना। ठीक है, आगे देखो, टू क्राई फॉर द मून। अब यहाँ पर क्या है भाई, कोई बच्चा है वो क्राई यानी कि चिल्ला रहा है, इसका मतलब रो रहा है। फॉर द मून, चांद के लिए रो रहा है। अब मान लो भी हम फन टाउन जाने के लिए रोए, मतलब स्विमिंग पूल जाने के लिए रोए, टूर पे जाने के लिए रोए, पैसे दे दो, ये दे दो। तो इसे ये पूरा होना, ये जो हमारा सपना है जाना, ये पूरा होना संभव है। पापा मम्मी पैसे दे देंगे, हम जा सकते हैं। लेकिन बच्चा क्यों रो रहा है? चांद के लिए रो रहा है। तो जो उसकी जो इच्छा है ना, वो एक असंभव है, जो पूरी नहीं हो सकती। वो तो फिर बड़े होके होगी पूरी, कल्पना चावला की तरह, राकेश शर्मा की तरह, तो अभी वो पूरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसा केस है कि उसकी एक ऐसी इच्छा है जो अनपॉसिबल है, सॉरी इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल थिंग है, ऐसी इच्छा है जो असंभव है। ओके, आगे देखो, टू कम ऑफ एज, अपनी एज पर आना। देखो भाई, आपको पता है नाबालिग बालिग का मतलब पता है ना? नाबालिग कब तक होते हैं? 18 साल से नीचे। 18 साल के बाद हम बालिग हो जाते हैं, यानी कि भाई वोट देना शुरू कर देते हैं, बाइक वाइक दूर तक जा सकते हैं चलाने, लाइसेंस वाइसेंस बन जाते हैं। तो ये केस कब होता है? जब हम बालिग हो जाते हैं। बालिग कब होते हैं? 18 साल से ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, जब तक हम 18 साल से नीचे हो जाते हैं, जब तक हम 18 साल से ऊपर है तब तो हम नाबालिग है। तो यहाँ पर भाई हम कहते हैं ना टू कम ऑफ एज, ये अपनी एज पे आ गया, यानी कि अभी बालिग हो गया। भाई अभी तेरी इतनी, हम कहते हैं अभी तेरी एज नहीं है, अभी तेरी एज कम है। एज नहीं का मतलब अभी तू नाबालिग है, अभी तू वोट नहीं डाल सकता। तो अपनी एज पे आ जाएगा तो हम वोट डाल सकते हैं। तो एज पे आने का मतलब है बालिग होना। ठीक है, 18 साल से ऊपर होना, तो यहाँ पर इसका मतलब है। आगे देखो, टू कट अ सॉरी फिगर। अच्छा, सॉरी फिगर क्या होता है समझे? अभी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, यहाँ पर इसे डिलीट कर दो, तो सॉरी सही था। तो यहाँ पर इसका देखो मतलब क्या है, सॉरी फिगर क्या होता है? हम किसी से माफी मांगते किसी चीज की, भाई हमने कोई भी गलती कर दी, हमने माफी मांग ली, कोई भी गलती कर दी माफी मांग ली, या फिर अभी हमसे गलती नहीं हुई, टकरा गए हम, किसी और से गलती होगी, जब भी हमने कभी सॉरी कोई नहीं, आपकी गलती से नोटबुक गिर गई, तो सॉरी मांगना हमारी इतनी आदत बन जाती है, हमारी फिगर भी सॉरी जैसी हो जाती है। तो सॉरी जैसी फिगर बनाना अच्छी बात नहीं है कि भाई हमारी फिगर सॉरी जैसे होना चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए वो सॉरी जैसा होना चाहिए कि हम भाई कहीं भी जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हो जाती है तो सॉरी मांगो, अकड़ मत दिखाओ। लेकिन अगर सॉरी फिगर को हम कट कर दे, यानी कि काट दे, कोई भाई कह रहा है कि सॉरी नहीं मांगनी चाहिए, अकड़ दिखानी चाहिए, सॉरी मांगनी जरूरी है, हमारी क्या गलती थी, हमारी अगर गलती ना हो, और गलती भी हो तो ऐसे भाई गलती से होगा, सॉरी मांगनी जरूरी है, अकड़ दिखाओ। तो जो सॉरी फिगर थे उसे काट देते हैं, कट कर देते हैं, तो क्या होता है? जब बुरा प्रभाव पड़ जाता है, कोई और बुरा प्रभाव डालने लग जाता है, तो सॉरी फिगर अच्छी थी उसे कट कर दिया, यानी कि बुरा प्रभाव पड़ना या फिर डालना। ठीक है, अब आगे देखो, एक हमारा टू क्राई आउट अगेंस्ट। अगेंस्ट, अब इसके भाई इसका कुछ तरीके मैं ऐसे बताऊंगी जो मैं इससे बता दूंगी। ठीक है, अगेंस्ट क्या होता है? मैं इससे अगेंस्ट हूँ, मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ। ठीक है, हम अत्याचार के अगेंस्ट है, तो ये चीज अगेंस्ट यानी कि विरोधी, हम इस चीज के, हम इसका क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं।
तो ये ऐसा ही है भाई, विरोध करना, विरोध को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटेस्ट करना, ठीक है, वो भी अच्छी हो जाएगी। विरोध को क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर भैया मैंने तरीका नहीं बताया, लेकिन तरीका जो बताया वो सही है। अगेंस्ट आप इसे समझ सकते हो, अगेंस्ट यानी कि भाई हम इसकी चीज के अगेंस्ट है, विद्रोह है, विरोधी है, और इसकी हिंदी भी क्या होती है, विरोध करना, ठीक है। आगे देखो, टू गो टू डॉग्स, कुत्तों के पीछे भागना, कुत्तों के पीछे जाना। कुत्तों के पीछे जाने का मतलब क्या भाई, और कोई चारा तो है नहीं, ऐसे ही पड़ रहा है, कुत्तों के पीछे भाग रहा है, तो इसका मतलब क्या कि भाई बर्बाद हो रहा है वो, ठीक है। भाई अब देखो भाई कहीं जा रहा है, भाई अच्छी जगह है, अच्छी अच्छी जगह जाओ, वो कुत्तों के पीछे जा रहा है, यानी कि वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, पागल हो चुका है वो, उसे और कोई चांस नहीं है, तो कुत्तों के पीछे ही जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम किसका यूज करते हैं, बर्बाद होना। आगे देखो, टू एंड इन स्मोक, हम स्मोक को कब एंड करते हैं, हम तो स्मोक करते नहीं है, और अच्छी बात नहीं, स्मोक जो भी स्मोक करता है, जो भी धूम्रपान करता है, वो एंड कब करता है उस चीज का, जब वो तकलीफ, जब बिल्कुल मरने के उस पे आ जाता है, पगार पे मरने के उस पे आ जाता है, यानी कि अब तो मरने वाला हूं, अब तो जरूर एंड कर रहा है इसका। अच्छा, कोई धूम्रपान को कब रोकता है कि मुझे रोकना चाहिए, जब बहुत ही रेयरली केस हो जाए, बहुत बुरा केस हो जाए, तब वो उसका एंड करेगा। यानी कि जब हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं ना, कैंसर वैंसर हो जाता है, ये काम हो गया, वो काम होगा, उस समय हम स्मोक का एंड करते हैं। तो एंड करते हैं हम धूम्रपान का, उसे खत्म कर दे कब, जब हम बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति धूम्रपान करता है, वो बिल्कुल ठीक है, तो करता रहेगा धूम्रपान, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना भाई अब गले में खराब हो रहा है, कैंसर हो रहा है, थोड़ी देर में मरने वाला हूँ, जब वो स्मोक का एंड करेगा, तो बेकार हो जाना इसका क्या है, ये हमारा इडियम है, जिसका अर्थ क्या होता है, बेकार हो जाना। अब टू फॉलो सूट, अब यहाँ पे मेरी जो मेरा तरीका है वो क्या है, फॉलो। फॉलो क्या होता है, फॉलो करना, फॉलो करना यानी अनुसरण करना, तो यहाँ पर ये अनुसरण करना, ट्रिक तो मैंने खैर दी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखो भाई, टू फॉलो सूट, सूट को फॉलो करना, हमें सूट फॉलो नहीं करना, हमें ओनली फॉलो करना है, इसका अर्थ क्या होगा, अनुसरण करना। आगे देखो, टू गेन द अपर हैंड, गेन क्या होता है, देना, साइंस के अंदर से ना, गेन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कोई गेन करता है, कोई लूज करता है, किसी पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी में नेगेटिव, तो ऐसे यहाँ पर केस है, किसी ने दे दिया अपर हैंड यानी कि ऊपरी हाथों से। ऊपरी हाथों का मतलब है कि भाई खुला दिया उसने, एक तो हम बिल्कुल निचली हाथों से दे, यानी कि भाई छुप छुप कर किसी चीज को दे, और एक हम किसी को दे रहे खुले हाथों से, भाई लाभ उठाओ, जितना भी उठाना है लाभ लाभ उठाओ, तो हम किसी को टू गेन कर रहे हैं अपर हैंड यानी कि ऊपरी हाथों से। ऊपरी हाथों का मतलब बस ऐसी लूट, मतलब ऐसी भाई दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे, भाई निर्धनों को हम दे रहे हैं चीजें, मतलब खाना पीना दे रहे हैं, तो हम जो भी अपर हैंड जो भी दे रहे हैं वो खुले हाथों से दे रहे हैं कि आप कितना भी हो सके आप लाभ उठाओ, इसका मतलब ये होता है लाभ उठाना, ठीक है। 12 हमने पढ़ लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, इतना सारा, दोस्तों चिंता मत करो, ये बेशक ही ज्यादा, बेशक पूरा बोर्ड भर गया हो, लेकिन तरीके से याद करवाएंगे, इनमें से एक भी नहीं भूलोगे, बिल्कुल 100% श्योर हो, अगर ध्यान से पढ़ोगे फिर इन्हें रिपीट कर लोगे तो पक्का नहीं भूलोगे। देखो हमने 12 पढ़ लिए हैं, हमारा 13 क्या है, एक बार हम 13 पढ़ लेते हैं। देखो हमारा 13 है टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर। अब यहाँ पर क्या है, देखो भाई, बॉडी क्या होती है, शरीर, सोल क्या होती है हमारी आत्मा, अगर शरीर और आत्मा साथ है तो क्या है भाई, हम जीवित है, अगर हमारी आत्मा निकल जाएगी तो हम जीवित नहीं होंगे, तो शरीर और आत्मा का साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर टू कीप हमने रख रखा है बॉडी एंड सोल टुगेदर, एक साथ है शरीर और आत्मा, तो हम जीवित है, इसका मतलब होता है जीवित रहना। आगे देखो, आगे है टू कीप एट एन आर्म्स लेंथ, यहाँ पर क्या भी हम किसी को रख रहे हैं, आर्म्स लेंथ का क्या मतलब है, आर्म्स लेंथ का मतलब है, आर्म्स क्या होती है हमारी बाजू, तो लेंथ लंबाई, बाजू की लंबाई की जितने रखना, हमारी ये बाजू है, आप जानते हो भाई बाजू है, तो बाजुओं की लंबाई के जितने किसी चीज को हम रख रहे हैं, तो मतलब है दूर रखना, ठीक है। हम बाजू नापते भाई, इतनी बाजू है, इतनी ये है, इतनी है, तो ऐसे हम नापते हैं, तो बाजू की लंबाई की तरह किसी चीज को रख रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम चीज को दूर रख रहे हैं, लंबाई नाप रहे हैं, पास की तो है नहीं, बाजू जितनी नाप रहे हैं तो दूर रख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे टू लॉफ इन वन स्लीव, जिसका मतलब है हंसना, लेकिन हंसे तो सब एक खुले हंसे एक छुपके हंसे। अब यहाँ पर देखो वन स्लीव्स का क्या मतलब है, आपको तरीका है बस ओनली समझाने का, यहाँ पर इनका कोई शाब्दिक मीनिंग तो और ही कुछ बनता है। तो वन स्लीव्स यानी कि भाई एक तो भाई 2-3 खुले तौर पर हंसे, वन स्लीव्स यानी कि भाई एक तौर पर हंसे, बिल्कुल छिपे तौर पर हंसना, यही पर है कि टू लाफ सीक्रेटली, बस सीक्रेटली हंसे, जैसे कि भाई आपको आपने देखा होगा कोई हंसता है ना, बिल्कुल जब स्कूल में हम हंसते हैं, कोई गिर जाता है तो वो कई बार घूर घूर के देखता है, हम बस अंदर ही अंदर ऐसे हाँ 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 ऐसे नहीं हंसते, अंदर ही अंदर हंसते रहते हैं, मुंह बंद करके हंसते हैं, तो उसे हम कहते हैं भाई वन स्लीव्स में हंस रहा है, यानी भाई आराम से हंस रहा है, मतलब एक चुटकी हंस रहा है, ठीक है। आगे देखो,
टू लूज द डे, जो हमें नहीं करना चाहिए। हम टू लॉस है, ठीक है, लूज तो हमारा ढीला होता है, टू लॉस द डे, हमने अपने डे को खो दिया। हम कहते हैं भाई अपना एक भी दिन बर्बाद नहीं करना चाहिए, जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी आपका टारगेट है, उसे हर दिन उतनी मेहनत करके पूरा करना चाहिए। लेकिन अपने डे को खो रहे हैं तो हारने की संभावना है। हारने क्या है, पर हारोगे ही पक्का, तो हार जाना होता है। जब हम डे को लॉस करेंगे तो सफलता मिलना संभव होगा, संभव क्या, आप हार ही जाओगे। इसलिए अपना एक भी दिन बर्बाद नहीं करना, ठीक है। आगे देखो, आगे टू पॉकेट एंड इंसल्ट। अब यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर क्या है, पॉकेट, ठीक है, पॉकेट है, ये पॉकेट नहीं है, यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं पॉकेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है भाई, पॉकेट मनी होती है, पॉकेट मनी, हमें जो पैसे मिलते हैं हमें अपनी जो पॉकेट मनी संभाल के रखना। अगर पॉकेट यानी कि पॉकेट में पैसे हैं, अगर जेब में पैसे हैं तो अच्छी बात है भाई, देखो जेब में पैसे ले घूमता है। लेकिन अगर पॉकेट में पैसे नहीं है या फिर हमारे पास पॉकेट मनी नहीं है तो हमारी एक प्रकार से इंसल्ट होती है। तो यही है भाई इंसल्ट होना, ठीक है। इस शब्द में देख लो इंसल्ट, और जो अर्थ होगा उसमें भी इंसल्ट, यानी कि इंसल्ट को सहना। फिर तो आपको इंसल्ट सहनी पड़ेगी, आप कुछ कह सकते हो, आपके पास पैसे नहीं है, आओ कह रहा भाई देख लो बहुत बुरी इंसल्ट हुई है भाई, बेइज्जती हुई है बहुत बुरी, तेरी तेरी पॉकेट में तो एक भी पैसे ही नहीं है। तो उस समय आप क्या करते हो, नीचे सिर झुकाकर सहने लग जाते हो अपनी बेइज्जती को। तो यही इसका मतलब होता है। 18 है हमारा टू सेट एट नोट। अब इसका मतलब क्या है, देखो सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है बैठना, नोट यानी कि शरारती तरीके से। एक तो भाई बड़े बच्चे हमेशा आराम से बैठते हैं, लेकिन छोटे बच्चे क्या करते हैं, शरारती तरीके से सोफे में बैठ गए, बैठ गए, चदर वदर बिगाड़ दी। तो ऐसे बैठना, नोट यानी कि नोटी, शरारती तरीके से बैठोगे तो क्या होगा, खराब ही काम होगा, व्यर्थ होगा सब कुछ। तो सब कुछ व्यर्थ कर देना इसका मतलब है। आगे देखो, टू टर्न द टेबल, टेबल को टर्न करना यानी टेबल को बदलना, बदलना, टेबल को बदलना, ठीक है। तो यहाँ पर हम टेबल को बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, टेबल की जगह जब इसका अर्थ होगा सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस को पलट कर देना यानी सक्सेस को बदल देना। हम यहाँ पर टेबल को उलट पुलट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी हिंदी बनेगी वो क्या होगी, बस टेबल की जगह आपको सक्सेस याद रखना है, टेबल की जगह भाई हम क्या पलट रहे हैं। अगर इसका जो रियल मीनिंग निकलेगा उसमें हम कुछ भी पलट कर देंगे, लेकिन हम उसमें क्या पलट रहे हैं, सक्सेस, ठीक है, सफलता को पलट देना, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा 20 टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो सबसे इजी है दोस्तों। फ्रो देखे, फ्रो तो नहीं देखे होंगे, फ्रो जरूर देखे होंगे, मेंढक। तो मेंढकों का काम क्या होता है, ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर इधर उधर इधर उधर, ऐसे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पर टू एंड फ्रो बना दिया, यानी कि हेयर एंड देयर, इधर उधर घूमते रहना। मान लो कहीं भी आ गया, याद कैसे रहेगा, दीदी ने समझाया था, फ्रो यानी कि फ्रॉग, फ्रॉग ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर। तो ऐसे आपको भाई थोड़ा सा अगर हिंट मिल जाए ना सेंस की, याद करने के बाद, दोहराने के बाद एक बार, फिर बाद में रिपीट कर रहे हो ना, तो पक्का याद रहेगा, 100% रहेगा। आप याद करके सोचने की कोशिश करोगे तो 100% भूलोगे, मतलब याद ही नहीं आएगा। तो हमेशा जो तरीका है ना, चाहे वो बहुत छोटा ही हो, उसे याद कर लो, ठीक है, पक्का फिर बाद में जब आप रिपीट करोगे तो पक्का याद रहेगा वो तरीका। तो हेयर एंड देयर इसका मतलब है। आगे देखो, अ रेनी डे, बारिश वाला दिन, मतलब रेनी डे जो दिन है कौन से है, बरसात के दिन है, ठीक है। तो देखो हमें बरसात की जरूरत कब होती है, कई बार बूढ़े लोगों के, भैया आपने मुझे सुना होगा बूढ़े व्यक्तियों के मुंह से कि खेतों में भाई फसल नहीं हो रही है, अच्छी पानी की जरूरत है, बस बरसात हो जाए। और जब बरसात हो जाती है भाई कहीं भी, जब कि फसल को ज्यादा जरूरत है और बरसात हो जाए, तो वो जो बरसात है वो एक आवश्यकता वाली नहीं होती है। बरसात जो होती है वो हमेशा आवश्यकता वाली होती है, आवश्यकता के टाइम पे ही बरसात होती है। फसल बहुत खराब थी भाई, पानी चाहिए था, बरसात हो गई। तो ये रेनी डे का मतलब फॉर द टाइम ऑफ नीड, ये एक ऐसे समय पे आती है जब इसकी आवश्यकता हो, ठीक है। आगे देखो, एट सिक्सेस एंड सेवंस, यहाँ पर देखो 6 7 सुना है, 6 7 सुना है, 6 7, हमने चीजों को 6 7 कर दिया, मतलब समझ रहे हो, मुहावरा ही है तो सुना होगा, चीजों को 6 7 कर रखा है, बिल्कुल चीजों को 6 7 का मतलब चीजें बिल्कुल ऐसे ही, मतलब बेकार कर रखी है, खराब कर रखी है। तो मतलब ऐसे भाई फैला रखी है, तितर बितर कर देना, चीजों को ऐसे फैला देना, 6 7 कर देना, याद रहेगा ये आपको। ऐसे भाई तो चीजें 6 7 कर रखी है, 6 7 का मतलब 6 चीजें यहाँ गे रखी, 7 चीजें वहां गे रखी है, तो यानी कि चीजों को तितर बितर कर देना, खराब कर देना, ठीक है। दोनों एक से आपको लग रहे होंगे, हाँ ये सेम है, ठीक है, थोड़े बहुत सेम है। ओके, आगे देखो, आगे है बेड ऑफ रोजेस। अब यहाँ पर देखो ऐसी चीज देख के, एक तो अगले के अकॉर्डिंग भाई अगले का सेंस होता है कि वो समझ क्या रहा है। यहाँ पर आपने देखा कि बेड ऑफ रोजेस, जो बेड है वो गुलाबों का है, तो थिंकिंग जो अर्थ होगा वो पॉजिटिव में होगा नेगेटिव में। एक तो उस बेड पे कीड़े मकोड़े हो तो नेगेटिव थिंकिंग पक्का आएगी, लेकिन अगर उस पर गुलाब हो तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। तो बेड और रोजेस का मतलब है जब काम भाई रोजेस वाले बेड
यानी कि इतने अमीर हो गए हैं कि उनके जो बेड है ना वो भी गुलाब के, गुलाब के बेडों पर वो आराम करते हैं, सोते हैं। तो वेरी इजी वर्क, यानी कि भाई जो भी हमारा मीनिंग निकलेगा वो पॉजिटिव में निकलेगा। कैसे पता चला? रोज को देख के, कीड़े मकोड़े होते तो कहाँ पे पता चलता, इंसेक्ट हो जाता है यहाँ पे तो वो नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है, यानी कि वेरी डिफिकल्ट वर्क है। लेकिन वेरी इजी वर्क कब होगा, बहुत आसान काम कब होगा, जब हमारे जो रोज होंगे वो बेड पर होंगे, यानी कि बेड जो है वो गुलाब वाले होंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे अब ब्लैक शिप। ब्लैक शिप देखे कभी? देखिए, ब्लैक शिप होती नहीं, हमेशा हमने व्हाइट शिप देखी, भाई होती होगी, जहां तक मैंने देखी है, जहां तक भाई मैंने देखी है। और क्या पता भाई, से आजकल तो सेब भी काले हो जाते हैं, तो जहां तक भी मैंने देखी है हमेशा सफेद ही होते हैं, और किसी देश में होंगे काले, तो सफेद ही शिप होते हैं। लेकिन वहां सफेद सफेद शिप होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका रियल मीनिंग निकालेंगे तो मतलब क्या है? बैड पर्सन। बैड का मतलब यहाँ पर क्या होगा? बुरा, यानी कि वो अंदर से नहीं होगा, उसकी सूरत बुरी होगी, यानी कि अभद्र पुरुष, जो पुरुष अभद्र हो। ठीक है, तो शिप तो हमेशा हमने सफेद देखे, लेकिन वो ब्लैक हो गया, हमें अच्छा ही लग रहा। तो ऐसा ही व्यक्ति हमेशा हमने सफेद और काले देखे हैं, और वो गुलाबी हो जाए, लाल हो जाए, पीला हो जाए, पीलिया हो जाए उसके, तो वो अभद्र लगेगा, तो अभद्र पुरुष। ठीक है, आगे देखो, अ कैट एंड डॉग्स लाइफ। यहाँ पर क्या भाई, एक बिल्ली और कुत्तों की जिंदगी कैसी होती है? झगड़ालू, बुरी तो होती है, नरकीय तो होती है। अगर डॉग्स लाइफ की बात करते तो माना जाता भाई बहुत बुरी जिंदगी है, लेकिन कुत्ते बिल्ली की जिंदगी तो पक्का झगड़ालू की होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अ क्वारलसम लाइफ, यानी कि झगड़ालू वाली जिंदगी। आगे देखो, 26 है हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ। मुहावरा सुना है? भाई क्यों मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है? तो मगरमच्छ का आंसू बहाना आपको थोड़ा साइंस में समझ में आ रहा होगा। मगरमच्छ के आंसू बहाना मतलब कि दिखावटी आंसू दिखाना। तो भाई मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, यानी कि भाई असलियत में रो रहा है, बस ऐसे दिखावा कर रहा है। तो क्रोकोडाइल टीयर्स, आपको क्रोकोडाइल जो होता है हमेशा, जो मगरमच्छ होता है ना, वो आपने भाई चैप्टर भी आ रहा है, आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन ये चैप्टर आता है। क्रोकोडाइल जो होता है, मगरमच्छ होता है, वो हमेशा रोता है। जब भी आप उसे देखोगे ना, वो हमेशा रोता हुआ ही पाएगा। ठीक है, चिड़ियाघर में कभी गए हो जू में, तो वहां पे मगरमच्छ को देखोगे ना, वो हमेशा उसकी आंखों में आंसू टपक रहे होंगे, वो हंस रहा होगा ना, जब भी वो हमें रोता हुआ दिखता होगा, तो उसकी हंसी कैसे होती है? एक दिखावटी टीयर्स, यानी कि दिखावटी हंसी होती है। ठीक है, आगे देखो, 27 हमारा एक्स एंड लेग्स। यहाँ पर क्या मतलब है? अच्छा भाई, हम किसी चीज को मेल करते हैं, ठीक है, एक्स एंड लेग्स, यहाँ पे जी को हम हटा देते हैं सॉरी, एक्स एंड लेग्स। ठीक है, यहाँ पर क्या भाई, एक्स क्या होते हैं? अंडे, लेग्स क्या होते हैं? पैर। तो भाई आप किसी चीज को मेल कर रहे हो, एक तो आप घर को सफाई से मेल करो, मतलब घर को कंपेयर ईंटों से करो तो सही भी लगेगा। ठीक है, एक आप बेड का कंपेयर चादर से करो तो ठीक भी लगेगा, मतलब बेड चादर, मतलब बेड भी चादर खींचती है। अंडे का कंपेयर आप मुर्गी से करो तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप अंडे का कंपेयर लेग से कर रहे हो, आप मुकेश अंबानी का कंपेयर किसी गरीब आदमी से करो तो अच्छा ही लगेगा, कंपेयर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर भाई मुर्गी का कंपेयर अगर हम किसी उसके कंपेयर में कोई अच्छी चीज है उसके साथ कर रहे हैं तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन हम मुर्गी का कंपेयर पैर से कर रहे हैं तो मतलब क्या हो भाई? सॉरी, मुर्गी नहीं अंडे, कहाँ अंडे कहाँ पैर, कितना अलग है। एक हम पैर का कंपेयर किसी भाई लैगी पजामी होती है, लोअर होते है, उससे करे तो अच्छा भी लगेगा। अंडे कंपेयर मुर्गी से करे तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन अंडे अंडे का कंपेयर हम पैर से कर रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। मतलब बात ही चल रही है ना, किसी चीज को कंपेयर किसी और चीज से कर रहे हैं, ऊंचा को नीचे से कर रहे थे, दुख को सुख से कर रहे हैं। तो जो कंपेयरिंग चल रही है वो मतलब बातें ऐसी कर रहे हैं, जो भी हम भाई बातें कर रहे हैं कंपेयर करने की, बातें व्यर्थ है। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यर्थ बातें, यहाँ पर चीजों को व्यर्थ कर देते हैं और यहाँ पर बातें व्यर्थ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर व्यर्थ बातें कर रहे हैं भी, एक्स एंड लेग्स मत फोड़ो, आप अपना काम करो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर है। प्रत्येक इंच, एवरी इंच का मतलब होता है कंप्लीटली, समझाएंगे। देखो एवरी इंच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक इंच पर हम कोई भी चीज का कोई भी काम कर रहे हैं भाई, प्रत्येक इंच पर, हर इंच पे हम सावधानी से काम कर रहे हैं, यानी कि प्रत्येक एक इंच को हम नाप रहे हैं, तो काम हमारा कंप्लीटली तरीके से, यानी कि पूरे तरीके से हो रहा है। आगे देखो, फ्लाई इन द फेस ऑफ, इसका मतलब क्या है? फ्लाई क्या होता है? फ्लाई का मतलब होता है दोस्तों उड़ना। ठीक है, इन द फेस ऑफ। अब मान लो इसका मतलब होता है टू अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है? विरोध करना। आपने साइंस के अंदर सुना होगा रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? रेजिस्टेंस जो करंट को रोकता है। तो वहां पर भाई डेफिनेशन में अपोज शब्द ज्यादा आता है, स्टॉप कम आता है। ठीक है, अपोज ज्यादा आता है। तो जब हमारे क्या होते हैं, जो फेस है, आपने नाटकों में कई बार देखा होगा ना, जो मतलब बुरे व्यक्ति होते हैं, किसी की मम्मी को, पापा को, भाई बहन को किडनैप कर लेते, फिर से काम करवाते, फिर तुझे इसे मारना है, ये करना है, वो करना है। तो उसका जो चेहरा जो होता है,
जो वही वो आदमी है जो गुलाम बन रहा है, जिसके माँ बाप कब्जे में है, उसका चेहरा बिल्कुल उड़ जाता है, फ्लाई यानी कि बिल्कुल उड़ जाता है, ठीक है, बड़ा उदास सा चेहरा हो जाता है। तो उस टाइम उसके मन में क्या होता है, वो एक क्या होता है, विरोधी होता है, उसका क्या करता है, विरोध करता है। तो इस केस में आप इसे याद कर सकते हो। आगे देखो, गिफ्ट ऑफ द गैप, ये तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। अब देखो भाई, इसका मुझे तरीका नहीं मिला था, चिंता मत करो, इनके तरीके निकालने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगा था, सारा दिमाग जितना भी था ना ऐसे पहले नोटबुक के अंदर रखा था, फिर छाट छाट के लगा रही थी। और अपनी जो खुद की पढ़ाई करनी थी ना, जो स्कूल की होती है मैथ साइंस की, उसके लिए अलग से दिमाग खरीदना पड़ गया था, इतना दिमाग लगा था। जब भी याद नहीं हो रहा है तो फिर तो याद ही नहीं होगा, इसलिए फिर से कह रही हूँ, सब ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इसके तो मुझे तरीका नहीं मिला, मैं सोचा मैं इसे याद कर लेती हूँ, फिर भी मुझे तरीका मिला, कुछ ना कुछ मैंने अपना दिमाग को ऐसे घुमाया, फिर मुझे पता क्या तरीका मिला। गब से हम याद करेंगे गाना, GA गाना, गाना गाना हम गाते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, गिफ्ट मिलते हैं। तो गाना गिफ्ट बहुत सारे मिल रहे हैं, कि भाई हमारी गाना गाने की कला हो गई, इसलिए हमें गिफ्ट मिल रहे हैं। गाना की जगह मैं लिख दूंगी भाषण, कहा है भाई, हाँ, टैलेंट फॉर स्पीकिंग यानी कि भाषण देने की कला, ठीक है। ये मैंने ऐसे भाई से तरीका अपना, लेकिन बड़ा अजीब था ये, मतलब बड़ा अटपटा था, मैंने इसे छोड़ दिया, इसे मैंने सोचा नहीं। लेकिन बाद में जब इसे रिपीट करने लगे ना, मैं इसे दोहराती हूँ, और दोहराना ही चाहिए, जो भी चीज आप याद करो उसे दोहराओ, ठीक है। इसे याद करने की कोशिश की, इसे सोचने की कोशिश की, याद नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया याद, क्योंकि मैंने वो तरीका नहीं अपनाया। फिर मैं वही पर तरीका सोच लेती हूँ, जो भी आया था दिमाग में सोच लेती हूँ, गाना, गिफ्ट, तो इससे अपने आप याद आ गया भाई भाषण देने की कला। इसलिए कहती हूँ भाई, चाहे चाहे छोटा सा तरीका हो, लेकिन तरीका तरीका होता है, याद आने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो भाषण देने की कला को क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप। आगे देखो, टू क्राई वोल्फ, इसका मतलब क्या है, देखो वोल्फ क्या होते हैं, भेड़िए, भेड़िए की तरह रोना। भेड़िए जब रोते हैं ना तो वो झूठी मदद मांग रहे हैं। रामायण के अंदर आपने वो सीन देखा ना, वो जब जिस टाइम सीता को किडनैप किया था, मतलब सीता का अपहरण किया था रावण ने, किडनैप तो अब के जमाने में बोलते हैं, जब का तो अलग था, ये तो कलयुग है साहब, ये आपने सुना होगा। तो वहां पर जब उन्हें मतलब कोई आ गया था वेश बदल के, भेड़िए हिरण के रूप में था, तो आप एक बार उसे मैच कर लेना, ठीक है। राम उन्हें लेने गए थे, तो उस टाइम वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो नहीं रहे थे, मतलब सॉरी वो तो रो रहे थे, लेकिन हम बनाएंगे, ठीक है। मान लो भेड़िए रो रहे थे, ठीक है, राम को बुलाने के लिए। राम ने कहा भाई क्यों रो रहा है, इसे मतलब खाना वाना, खाना पानी तो चाहिए या ना चाहिए। तो उस केस में आपने देखा होगा, तो वो क्या कर रहे थे, झूठी मदद मांग रहे थे। वो तो क्या सोच रहे थे, भाई राम हमारे पास आए, राम जी हमारे पास आए, इतने में वो रावण सीता जी का अपहरण करके ले जाए, माता सीता जी का। नहीं, वो तो बस कहने की बात थी। मतलब वोल्फ क्या होते हैं, एक प्रकार से झूठी मदद मांगते, जब वो रो रहे हो और हम चले जाते हैं, तो वो एक प्रकार से झूठी मदद मांगते, जैसे रामायण में हुआ था, ठीक है। लेकिन वो बात अलग थी कि वो सीता को पसंद आया था हिरण, वहां पे मैंने क्या बनाया, मैंने बनाया है, रामायण में नहीं बनाया, रामायण को मैंने पलट दी थी। मैं बस ऐसे आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो भेड़िया था वो रो रहा था, राम जी उनके पास गए, प्रभु श्री राम जी उनके पास गए, देखा तो झूठी मदद मांग रहा था, ऐसे ही रो रहे थे, ठीक है। आगे देखो, आगे गाला डे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो आपको हंसी से याद करना है। गाला डे, आजकल तो गाला डे चल रहे हैं। गाला डे शब्द से अजीब सा लग रहा है, दिन है, ठीक है, डे तो आप समझ में आ गया, दिन है, लेकिन दिन कैसे है, गाला, गाला का मतलब समझना पड़ेगा, अच्छा है बुरा, वो मैं बता दूंगी, अच्छा दिन समझ लो, बस यही है। प्रेजेंट डे ऑफ फेस्टिविटी यानी कि प्रसन्नता के दिन है, त्योहार के दिन है, त्योहार के दिन होते तो अच्छे दिन होते हैं, तो गाला डे में हो गए। इन डीप वाटर, अगर हम पानी की गहराई में चले जाए, बिल्कुल अंदर डूब जाए, तो क्या होगा, मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओके, आगे देखो, डॉग्स इन द मैनेजर, मैनेजर के पास अपना कुत्ता होता है, वो कौन सा होता है, कैसा कुत्ता होता है, वफादार ही होता है, ठीक है। हमेशा जो कुत्ता होता है वो क्या होता है, वफादार होता है। तो इस केस हम इसका बना सकते हैं सेल्फिश पर्सन, ठीक है। यानी कि जो मैनेजर होते हैं वो अपने पास क्या रखते हैं, कुत्तों को रखते हैं। तो वो मैनेजर कैसे होते हैं, जो अपने पास कुत्तों को रखते हैं, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी होते हैं, अपना काम मनवाने की कोशिश करते हैं। ओके, आगे देखो, ऑर्डर ऑफ द डे, आजकल के जो दिन है उनके आदेश, मतलब आपको अब समझ में नहीं आएगा। आपने देखा होगा भाई, घर के अंदर जो बूढ़े लोग होते हैं, मतलब जो पिछले जो जमाने के होते हैं, थोड़ा सा जिनकी सोच थोड़ी अलग होती है, वो क्या सोचते हैं, वो अपने आदेश सुनाते रहते हैं, भाई ये प्रथा करो, ये प्रथा करो, ये प्रथा करो। तो ऐसा यहाँ पर है भाई, जो आम रिवाज होते हैं, जो हर दिन चलते रहते हैं, जो बूढ़ी लोग उनका नाम लेती रहती हैं, ऐसे आदेश देती रहती हैं, दिनों दिन ऐसे रिवाज बताती रहती है अपने दिनों के, ठीक है। तो क्या होता है हमारा आम रिवाज। आगे देखो, पार्ट एंड पार्सल ऑफ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हमेशा आपने सुना होगा, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, जीवन का क्या है, बहुत ज्यादा अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भी पार्ट है, हिस्सा है, हिस्सा क्या होता है, हमेशा जरूरी होता है, तो नेसेसरी पार्ट। आगे देखो, कटिंग द रग, रग को कटिंग करना। रग क्या होते हैं, रग आपने देखा घास फूस होती है ना, घास फूस, उसको हम काट रहे हैं,
भाई कोई पागलों की तरह काम करेगा, कोई घास को क्यों काटेगा? प्याज टमाटर काटो, सब्जी बनाओ अपनी, लेकिन कोई घास को काट रहा है तो पागलों की तरह बिहेव कर रहा है, पागलों की तरह करना कुछ भी काम, ठीक है। आगे देखो भाई, herculean टास्क, अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, हर से हमें याद आएगा हेल, हेल यानी कि नर्क, ऐसा टास्क जो नर्क किया हो तो बड़ा डिफिकल्ट काम होगा वो हमारा, ठीक है। आशा करते समझ में आए होंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, क्योंकि आगे का जो भी होगा वो भी पक्का समझ में आने वाला है। हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे हम सीख लेते हैं। देखो, हमारा 39 क्या है? रेड लेटर डे। अब 39 किधर देखो, लाल पत्र दिन, समझ में आ रहा है कुछ? अभी समझाऊंगी। इसका मतलब क्या होता है? ये एक इडियम है, इसका मतलब है प्रसन्नता के दिन। जैसे कि अभी अभी हमने पढ़ा था ना गाला डे, तो ऐसा यहाँ पर रेड लेटर डे, दोनों एक ही है, ठीक है। गाला डे कहो या फिर रेड लेटर डे कहो। गाला डे मैंने आपको बताया था भाई दिन है, गाला का मतलब आप पॉजिटिव लेके चलो, पॉजिटिव लेके चलोगे तो अच्छा होगा, अच्छे दिन यानी कि प्रसन्नता के दिन। यहाँ पर क्या है देखो भाई, लेटर्स जो है वो रेड है। रेड लेटर्स कब होते हैं? ज्यादातर भाई शादी के कार्ड आते हैं, शादी के कार्ड आ रहे तो भाई मतलब क्या है भाई, शुभ दिन है, शुभ दिन चल रहे हैं, ठीक है। तो शादी के कार्ड आना और शादी कार्ड समय से ज्यादातर कैसे होंगे? रेड लेटर के होंगे। और जहां पर भी भाई जो भी शादी अगर होता है वहां पर ज्यादातर खुशी रहती है, प्रसन्न होते हैं सब। तो रेड लेटर डे का मतलब है प्रसन्नता के दिन, ठीक है। रेड लेटर ज्यादा शादी के कार्ड के आते हैं, शादी के कार्ड ज्यादातर रेड लेटर के होते हैं, शादी किसी घर में हो तो प्रसन्नता के दिन होते हैं। डे तो है ही, तो क्या कह देंगे हम? प्रसन्नता के दिन। आगे देखो, आ स्नेक इन द ग्रास, एक सांप है जो कहाँ है? घास में है। तो सांप वैसे तो घूमते रहते हैं, लेकिन सांप घास में तो एक सीक्रेट जगह है, एक गुप्त है। तो यहाँ पर एक गुप्त क्या है? आगे हम लगा देंगे एनिमी दुश्मन, आ सीक्रेट एनिमी, एक गुप्त दुश्मन, ठीक है। जो स्नेक है वो हमेशा तो बाहर ऐसे ही घूमता रहता है, लेकिन अब की बार वो कहाँ पर है? ग्रास यानी कि घास में है। तो मतलब क्या है कि भाई सीक्रेट एनिमी है, ठीक है। यानी कि जो भी उसका दुश्मन है वो एक गुप्त है, इसलिए आराम से घास में इसे मारेगा। तो इसका मतलब ये है। अब आगे देखो, 41 है हमारा, सम एंड सब्सटेंस क्या होता है? देखो, हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं मैथ के अंदर, उस सम को सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, उसका निचोड़ यानी कि सब्सटेंस सब कुछ निकाल देते हैं उसका। तो कोई भी सवाल है, वो कोई भी सम है, उसे सॉल्व किया, उसका भाई सब्सटेंस क्या था, उसका सब्सटेंस भी निकाल दिया, मतलब हर चीज निकाल के एक निचोड़ जो आंसर था वो हमने ला के रख दिया। तो सम एंड सब्सटेंस किसी भी चीज का कर देना, यानी कि उसका सम भी निकाल दिया, उसका सब्सटेंस भी निकाल दिया, पूरा निचोड़ कर देना, ठीक है। आगे है टूथ एंड नेल, जिसका मतलब क्या है? टूथ यानी कि दोस्तों दांत, ठीक है, एंड नेल यानी कि नाखून, ऐसी चीज जिसमें हम अपने दांत भी यूज कर रहे और नाखून भी यूज कर रहे। नेल यानी कि भाई नाखून हो गए अपने, नाखून यानी कि हाथ भी यूज कर रहे, दांत भी यूज कर रहे हैं। तो यानी कि जो हम बल दे रहे हैं वो फुल फोर्स दे रहे हैं, यानी कि पूरा बल दे रहे हैं। आगे देखो, 43 दोस्तों हमारा एन अपहिल टास्क है, लेकिन वो टास्क कैसा है? अपहिल यानी कि ऊपरी टास्क है, यानी कि बहुत ऊपर का टास्क है। टास्क है अपहिल का, यानी कि भाई ऊपर के जो पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ ऐसा जितना टास्क है। हिल क्या होता है? पहाड़ियां, यानी कि आपको पहाड़ियों पे चढ़ना है। जो हमारा टास्क हमें दिया गया है ना, ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ना है, अपहिल ऊपर पहाड़ियों पे चढ़ना है, ऐसा टास्क है। तो बड़ा डिफिकल्ट वर्क, ठीक है। आगे देखो, अब व्हाइट एलिफेंट देखे? व्हाइट तो कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर हमारे पास व्हाइट एलिफेंट है, यानी कि बहुत पैसे लेके खर्च किया गया है, और इसका मतलब यही निकलता है बहुत खर्च करने वाली थिंग, ऐसी वस्तु जिससे वो जो क्या करते हैं, बहुत खर्च करने वाली है, ठीक है। तो व्हाइट एलिफेंट कोई खरीद रहा है तो उसने क्या किया भाई? बहुत खर्च किया है। व्हाइट एलिफेंट तो कभी किसी ने देखे नहीं होंगे, लेकिन कोई व्हाइट एलिफेंट को वही यूज कर रहा है, यानी कि उसे लिया है उसने, यानी कि बहुत ज्यादा खर्चा करके उसे लिया है, ठीक है। आगे देखो, 45 हमारा ए मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या है? एक आदमी है अपने पत्रों के साथ। हमेशा तुमने देखा होगा भाई, आदमी पत्रों के साथ होता है, मतलब सारे नहीं होते, लेकिन जो आदमी पत्रों के साथ दिख रहा है, पत्र मतलब अपनी बुक के साथ, ठीक है, पत्र यानी कि बुक के साथ, तो पक्का विद्वान है। विद्वान व्यक्ति हमेशा अपने साथ बुक लेके चलते हैं, तो बुक लेके चल रहे हैं। और मैन लेटर यानी कि एक ऐसा आदमी है जो अपने पत्र यानी कि बुक लेके चल रहा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा, बहुत ज्यादा विद्वान है, ठीक है। तो कहते हैं ना, ज्यादा पढ़ाकू मत बनो, जब बुक को साथ रखता है बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति है। ओके, आगे देखो, 46 है हमारा पेइंग थ्रू द नोज। नोज से खर्च करना। कभी किसी नोज से खर्च किया है? नाकों से नहीं, सब भाई ऐसे खर्च करते हैं, हाथों से खर्च करते हैं, लेकिन नाक से खर्च कर रहा है वो, यानी कि जरूरत से भी ज्यादा खर्च कर रहा है। सब हमेशा अपने हाथों से खर्च करते हैं, लेकिन इडियम आया कि उन्हें नाक से खर्च कर रहा है, तो सेंस निकलता है कि भाई जरूरत से ज्यादा खर्च कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? जरूरत से ज्यादा खर्च करना।
आगे देखो, वंस इन अ ब्लू मून, इसमें क्या भाई, एक बार नीला चांद, इसका मतलब क्या है? कभी नीला चांद आपने देखा है? नहीं देखा होगा, कभी होता ही नहीं नीला चांद, और होता है तो बहुत कम होता है भाई, होता होगा आपको समझाने के लिए। एक बार किसी ने नीला चांद देख लिया तो बहुत कम बार देखा है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत कम, यानी कि चांद हमेशा सफेद होता है, लेकिन चांद अगर आपको ब्लू दिख रहा है, चांद हमेशा कैसा होता है? सॉरी, चांद हमेशा कैसा होता है? व्हाइट होता है। लेकिन अगर वो आपको सफेद दिख रहा है तो बहुत कम होगा, यानी कि हमेशा ज्यादातर सफेद चांद होते हैं, नीले चांद तो बहुत कम होते हैं, सफेद चांद ही नहीं हमेशा आपको भी आकाश में सफेद चांद दिखेंगे ज्यादातर, नीले चांद तो दिखते नहीं, तो नीले चांद हमें बहुत ज्यादा कम दिखते हैं। आगे देखो, किसेज एंड मिसेज, किस करना, हाँ आप समझ रहे होंगे, मिस करना, ठीक है। हम किसी को भाई मिस करते हैं भाई, अपनी मम्मी हो गई, पापा हो गई, भाई बहन हो गए, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो मन कर रहा है भाई बस आकाश हमारे पास होते, हम उनके गले मिल जाते, उन्हें किस करते, मतलब मिस कर रहे हैं उन्हें। और मान लो भाई आ गए तो क्या होता है? आ भाई दरवाजे पे खड़े तो क्या होता है? हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत कैसा होता है भाई? उन्हें मिस कर रहे थे और आ गए तो स्वागत हमारा शानदार बन जाता है, यानी कि शानदार स्वागत, ठीक है। आगे देखो, टू क्रॉस द रूबिकॉन, रूबिकॉन को क्रॉस करना, रूबी देखिए, रूबी क्या होती है? रूबी देखी होगी अपना, लाल मणि जो होती है, तो रूबी बहुत मेन होती है, मतलब रूबी जो होती है वो मतलब बहुत ज्यादा पैसों की आती है, सबकी जो नजर होती है वो उस पे होती है कि भाई उसे चोरी कर ले, उसे ले ले हमारे हाथ में, जब रूबी ले ली, रूबी उसके पास है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा होता है रूबी के अंदर, अगर किसी ने रूबी को बेच दिया ना तो करोड़ों का पैसा मिल जाता है। तो इसमें यही है कि भाई रूबी को क्रॉस तो उसने कर दिया, लेकिन रूबी को क्रॉस करना, यानी कि रूबी को पा लेना बड़ा डिफिकल्ट था, ऐसा आसान काम नहीं है रूबी को पाना, बहुत बहुत मेहनत लगती है इसमें, तो डिफिकल्ट वर्क करना, ठीक है। यानी कि भाई रूबी को पार करने की कोशिश कर रहा है, डिफिकल्ट वर्क कर रहा है। अब आगे देखो, टू द बैकबोन, सबसे इजी है। अब आपने गाना सुना होगा भाई, टू द बैकबोन, मेरे बैकबोन मेरे भाई, तू सुना है गाना? भाई सबने सुना होगा, आता है ना, मेरे बैकबोन मेरे भाई, तो अब आप सुन भी लो, लो आप सुन लो। यहाँ पर वो देखते हो आप, नितिन मिर्जल, आपने भाई देखा होगा, जहाँ पर प्रगति जी उनकी क्या बन रही है? बहन है, लेकिन माँ बन रही है। भाई नाटकों में तो पति भाई बन जाता है, और वहां तो भाई बहन माँ सम्मानित होती है, तो बहन माँ बन रही है, इसमें इतना कुछ नहीं है। तो वहां पर गाना नहीं है, मेरे बैकबोन मेरे भाई तू, मेरा सेफ जोन मेरे भाई तू, तो यहाँ पर इसका यूज हुआ है, देखो, टू द बैकबोन। तो बैकबोन क्या होता है? वैसे रीढ़ की हड्डी होता है, लेकिन इसके अंदर क्या करके भाई तू मेरा बैकबोन है, मेरी रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मुझे हमेशा सेफ रखता है, ठीक है, हमेशा भाई अच्छा मतलब मेरे साथ रहता है, उसमें एक विश्वास की बात की गई है, ठीक है। तो कंप्लीट हम लेंगे भाई, हमें तुझ पर बहन कह रही है मुझे तुझ पर पक्का विश्वास है कि तू मेरे लिए हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, ये करेगा वो करेगा, तो ऐसे यहाँ पर है इस केस में हमें मतलब टू द बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, मेरा भाई मेरी रीढ़ की हड्डी और हमेशा ऐसी बना रहेगा, हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा, उसके ऊपर पक्का विश्वास है, कंप्लीट, ठीक है। तो ऐसे हमने दोस्तों 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस लर्न कर ली, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो मतलब मैं जो भी मुझे याद आएंगे वो मैं एक बार लिखती हूँ, ठीक है। तो देखो, एक आप बताओ गाला डे का मीनिंग, भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस भी जरूरी है, आपने अभी तक 50 पढ़ लिए हैं, आधे घंटा हो गया होगा कम से कम, तो इसका मतलब बताओ गाला डे का, मैंने आपको शायद बताया होगा, बताया क्या बताया था? एक तो बताया था मैंने टू कम द एज, यही बताया था मैंने, और मैंने भाई कई बताए थे, और एक भाई मैंने बताया था पाल्मी डे, ठीक है, वो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फिर पीछे होगा, ठीक है, पाल्मी डे हो गया। ऐसे मैंने आपको कई बताया था, याद है तो दोस्तों इनमें से किसी एक का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना, आशा करती हूँ आप जरूर बताओगे। चलो तो एक और हम लिख देते हैं, क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स, तो ऐसे आपको बताना है, जो भी मतलब आपको याद आता है ना, जो भी याद आ जाए। एक मैंने आपको बताया था विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ये बताया था भाई टू बी अ सिल्वर स्पून विद हिज माउथ, चलो मैं ये भी लिख देती हूँ, 5 तो आपकी प्रैक्टिस हो ही गई है, टू बी विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, ठीक है। तो इनमें से भाई जो भी आपको याद है वो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आए होंगे 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस, एक बार फिर से रिपीट कर लेना, ऐसे नहीं है कि फिर से वीडियो देखना, अगर इसे समझ में ना आए हो तो वीडियो को भी बैक करके रिवर्स करके देखते रहना, और इन्हें रिपीट जरूर करना, रिपीट करोगे तब मजा आएगा आपको, मतलब आप थोड़ा सा जब आप सोचोगे, और ये कहते हैं भाई दिमाग को यूज क्या करो, जितना हो सके उतना यूज करो, ठीक है।
आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए ना सब्सक्राइब, और जहां तक हो सके इस वीडियो कर देना शेयर, ताकि सभी ने सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।